हमने कुछ बिंदुओं पर चर्चा की। अनुसंधान क्या होता है, अनुसंधान की विशेषता क्या, अनुसंधान कैसे किया जाता है, और अनुसंधान के प्रकार कैसे कैसे होते हैं, और अनुसंधान के स्टेप मैं आपको बता रहा था। अनुसंधान के सोपान क्या होते हैं। प्रायः प्रायः किसी भी शोध के ये सोपान होते ही हैं। इन 6 स्टेप में यह अनुसंधान की प्रोसेस पूरी होती है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अनुसंधान में 6 जो चरण हैं वो कौन कौन से हैं, इन्हीं पे हम चर्चा कर रहे थे। तो मैं अपने सहयोगी विश्वनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि वो कल के पाठ की जो लास्ट प्रेजेंटेशन है, जिसमें कि समस्या की पहचान इत्यादि को बताया गया है, उसको स्क्रीन पर शेयर करेंगे ताकि सभी लोग उसको देख करके और अच्छे से समझेंगे। समस्या की पहचान, प्राक कल्पना का निर्माण आदि वाली जो प्रेजेंटेशन है उसको स्क्रीन पर शेयर करेंगे। मैं जैसे कि आपको कल बता रहा था कि इस स्क्रीन पर आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है? जी महोदय, आ रहा है। जी जी। अतएव प्रक्षामि। हाँ, जैसे आप देखेंगे इसमें सबसे पहली बात आती है समस्या की पहचान। आपने देखा होगा कि किसी भी अनुसंधान को करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी प्रॉब्लम का सिलेक्शन करना पड़ता है कि हमारी समस्या क्या है। क्योंकि अनुसंधान क्या होता है, समस्या का समाधान लेना, यह खोजना, अन्वेषण करना। इसी के कई सारे शब्द हो जाते हैं, शोध करना, गवेषणा करना इत्यादि इत्यादि। तो सबसे पहले कल हम बात कर चुके हैं, समस्या की पहचान कर लेते हैं, अन्य शोध ग्रंथों से कर लेते हैं, अपने मार्गदर्शक से कर लेते हैं, विषय के विशेषज्ञों से कर लेते हैं, अपने अनुभव, अपनी इच्छा, अपने चिंतन आदि के माध्यम से हम समस्या का चयन करते हैं, या पूर्व में किए गए अन्य लोगों के द्वारा जो शोध है उनसे हम करते हैं, समस्या का चयन करते हैं, अथवा कई सारी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, हम जिस क्षेत्र विशेष में शोध करना चाहते हैं, अनुसंधान करना चाहते हैं, उससे संबंधित पुस्तकों में भी हम जान करके उनके बारे में अध्ययन करके हम शोध की समस्या को निश्चित करते हैं। ठीक है, शोध की समस्या को निश्चित करने के बाद में दूसरा कार्य होता है हमारा प्राक कल्पना का निर्माण करना। देखिए, जब आप शोध की समस्या को जब आप कर लेते हैं, चयन करते हैं, तो उसी समय आपके शोध के उद्देश्य भी बन जाते हैं। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य आपका समस्या के बारे में अध्ययन करना ही आपका उद्देश्य हो जाता है। उद्देश्यों को आप वहां पर वैज्ञानिक प्रकार से आप उनका लेखन करते हैं। आगे बात आती है कि प्राक कल्पना का निर्माण करना। मैंने आपको बताया था कि हाइपोथेसिस कहते हैं इसको, अर्थात कि पूर्व अनुमान लगाना। और प्राक कल्पना होती क्या है? किसी भी समस्या का संभावित उत्तर ही प्राक कल्पना कहलाती है। तो ये बताती है कि समस्या का ऐसे हमें उत्तर हो सकता है, ऐसे समाधान हो सकता है, तो यही प्राक कल्पना है। मैंने आपको बताया था प्राक कल्पनाओं के बारे में, सकारात्मक प्राक कल्पना, नकारात्मक परिकल्पना या प्राक कल्पना एक ही विषय होता है, हाइपोथेसिस। और एक होती है आपके सांख्यिकीय परिकल्पना, अर्थात नल हाइपोथेसिस होती है, शून्य परिकल्पना, कि जिसमें कि प्रायः अनुसंधाता यदि उसको लेता है, उसका निर्माण करता है, तो प्रायः शोध में पक्षपात की जो आशा होती है, जो गुंजाइश होती है, वो नहीं हो पाती है, अर्थात पक्षपात रहित हमारा शोध हो जाता है। तीसरा मैं आपको बता रहा था कि अनुसंधान की विधि का निर्माण। देखिए, हम इस विषय पर थे कि अनुसंधान की विधि, देखिए ये जो वो है,
इसमें क्या होता है कि अनुसंधान विधि के निर्माण के साथ साथ आप अपने शोध प्रारूप का भी निर्माण इसी में करते हैं, डिजाइन। आपके समस्त इस अनुसंधान का डिजाइन क्या होगा। कहने का तात्पर्य है कि आप किस विधि का चयन करेंगे, आप किस विधि का चयन करेंगे, और उस विधि के चयन करने के बाद में आप कितने लोगों पर इस अनुसंधान को करेंगे। भाई समस्या का अध्ययन करना है तो आपका न्यादर्श क्या होगा, जिसे कि सैंपलिंग कहते हैं। सैंपलिंग किसे कहते हैं, न्यादर्श को कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया होगा, आप लोग जानते होंगे कि प्राय पॉपुलेशन और सैंपलिंग दो शब्द शोध में काफी अर्थात प्रत्येक शोध में होते ही हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पॉपुलेशन मतलब जिसका अध्ययन करना है। जैसे किसी ने कहा कि कोई अगर अनुसंधाता है, वो अपने मन में यह विचार करता है कि उसको बच्चों की बुद्धि लब्धि का अध्ययन करना है, उसको प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि का अध्ययन करना है। वो ये जानना चाहता है कि प्रतिभाशाली बालकों में कौन कौन सी विशेष योग्यता होती है। तो सबसे पहले उसको प्रतिभाशाली बालकों का चयन करेगा। कैसे करेगा, तो उसके लिए उसको बुद्धि परीक्षण करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसको यदि वो करना चाहेगा तो अब कौन से बच्चों पर करे। बालक तो समस्त क्लास के हैं, 1 से लेकर के 12 के बाद बीए, एमए इत्यादि, स्नातक, परास्नातक, बीएड, एमएड आदि छात्र हैं। किन छात्रों पर करेगा, अर्थात पॉपुलेशन पर्याप्त है, पॉपुलेशन ज्यादा होती है। अब वो क्या करेगा, उस पॉपुलेशन में से सभी का तो बुद्धि का नहीं कर सकता है, तो उसको वहां पे क्या करना पड़ेगा, वो जहां अध्ययन करना चाहता है, जितने क्षेत्र में वो अध्ययन करना चाहता है उतने क्षेत्र विशेष के वो वहां पर न्यादर्श करेगा। वो ये कहेगा जैसे कि दिल्ली राज्य के 12वीं कक्षा के छात्र, दिल्ली राज्य के 12वीं कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों की बुद्धि का अध्ययन। तो वहां पर उसने क्या किया, समस्त बालकों में से कम बालक लिए, अर्थात एक राज्य तक सीमित कर दिए और एक क्लास तक सीमित कर दिए। उन बालकों के वो कक्षा 12 के बालक। इसके बाद भी क्या होता है कि सैंपलिंग में के बाद में कुछ सीमांकन भी एक साथ में जुड़ता है। सीमांकन से तात्पर्य क्या होता है कि वो दिल्ली राज्य के समस्त विद्यालयों का तो नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, कुछ चुने हुए नगर के विद्यालयों के नाम देता है। मैं इन विद्यालयों में या मैं इतने बालकों पर, 1000 बालकों के ऊपर अपना रिसर्च, उनके ऊपर बुद्धि परीक्षण का अध्ययन करूंगा, उनकी विशेषता 1000 बालक। आगे भी वो कैटेगरी अगर विभाजित करना चाहता है तो 500 बालक, 500 बालिकाएं। इस प्रकार से न्यादर्श की प्रक्रिया संपन्न होती है। देखिए न्यादर्श होता क्या, मैं आपको बताऊं और अच्छे से समझाता हूं। जैसे कि आप किसी बाजार में गए, आपको चावल खरीदना है, तो चावल की बोरी रखी हुई है, आपको करीबन 10-15 किलो चावल लेना है। तो चावल की बोरी रखी हुई है, उस बोरी में से आप क्या करते हैं, हाथ डाल करके कुछ चावल अपने हाथ में उठाते हैं। उस हाथ में उठा करके आप उसकी क्वालिटी देखते हैं, चावल हो या दाल हो इत्यादि कुछ भी हो, उसकी क्वालिटी आपने अपने हाथ में उठा करके देखा, अगर अच्छा होता है तो आप उसी में से चावल ले लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो पूरी जो बोरी है चावल की या दाल की, उसमें जो वो पूरी बोरी क्या है, आपके पॉपुलेशन है, जनसंख्या होती है। अब चूंकि जनसंख्या में से आपको क्या करना है, आप क्या करते हैं, थोड़े से चावल उठा करके अपनी मुट्ठी में आप लेके देख लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक चावल को देखना आपके द्वारा संभव नहीं होता है। तो आप क्या करते हैं कि कुछ चावल उसमें से ले लेते हैं, अर्थात जो चावल हैं आपकी मुट्ठी में, वो चावल उस बोरी के चावलों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
क्योंकि बोरी के चावलों में जो गुण है वो आपके हथेली वाले चावलों में भी गुण पाया जाता है। तो आप उनके साथ वो प्रक्रिया करके आप, यानी कि अगर हथेली वाले चावलों के साथ ऐसा अगर कुछ भी दोष है, गुण है, कीड़ा है इत्यादि है, पूरी बोरी के बारे में हम अनुमान लगा लेते हैं। उसी प्रकार से जो हाथ के चावल होता है उसको हम न्यादर्श कहते हैं, और जो पूरी बोरी है वो पॉपुलेशन होती, जनसंख्या से। तो अनुसंधान में क्या होता है, बहुत से अनुसंधान है कि समग्र बोरी का अध्ययन संभव नहीं हो पाता है, तो वहां पर हम न्यादर्श की प्रक्रिया को लेते हैं। न्यादर्श भी कई प्रकार से हैं। तो न्यादर्श जनसंख्या की समुपलब्धता के ऊपर भी निर्धारित करता है। कभी कभी क्या होता है कि जनसंख्या ही जितनी होती है न्यादर्श भी उतना ही होता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि जनसंख्या को ही न्यादर्श का रूप बना लेते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आई है आप सभी को? तो दूसरी बात, जो अनुसंधान की विधि होती है, और हम इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पर विधियों का भी चयन कर लेते हैं। विधि में यही सब बातें आपकी आती हैं। शोध प्रारूप का डिजाइन, आपका शोध क्या होगा, आप कैसे कार्य करेंगे, कौन सा आप टूल्स लेंगे। सबसे पहली बात मैंने बताया था आपकी विधि। अगर शोध की समस्या यदि आपकी ऐतिहासिक समस्या है, हिस्टोरिकल यदि आपकी प्रॉब्लम है, तो आपके शोध की विधि क्या होगी, ऐतिहासिक विधि होगी। ठीक है, इतिहास संबंधित विधि होगी आपकी, ऐतिहासिक विधि। यदि आपके शोध की समस्या यदि दार्शनिक होगी तो आपको दार्शनिक विधि का ही आप उसमें चयन करेंगे। यदि शोध की समस्या यदि आपकी सर्वेक्षणात्मक है, आप केवल वर्णनात्मक यदि आपकी समस्या की प्रकृति है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में बालक और बालिकाओं या उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों की शैक्षिक जो उपलब्धि है उसका अध्ययन करना, या उन बालकों के प्रतिशतांक का अध्ययन करना। तो इस प्रकार से यदि आप उनका अध्ययन करना चाहेंगे तो आप केवल वहां पर आप वर्णन कर रहे हैं, आप वहां पर केवल वर्णन कर रहे होते हैं। तो वहां पर आप क्या करेंगे, आप सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। लोगों के बारे में जानना, विद्यार्थियों के बारे में जानना, समाज के बारे में जानना, अध्यापकों के बारे में जानना, बालकों के व्यक्तित्व के बारे में जानना, इस प्रकार की जो भी कुछ जानना चाहते हैं, अर्थात हम उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे, जैसा है वैसा हम उसका वर्णन करें। तो ऐसे में क्या होता है, आपके वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके शोध की प्रकृति, अगर समस्या आपकी प्रयोगात्मक है, कभी कभी क्या होता है समस्या आपकी प्रयोगात्मक होती है, एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम होती है, अर्थात जहां पर कारण और प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अगर ये है तो ऐसा होगा, अथवा इसके होने से इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के जहां पर आप अध्ययन करते हैं तो वहां पर हमें प्रयोगात्मक शोध होता है। वहां पर क्या होता है, हमारे अध्ययन की विधि प्रयोगात्मक हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारी समस्या की प्रकृति के आधार पर ही हम अध्ययन की विधि का चयन करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। इसी में मैं आपको एक बात और बता दूं कि शोध के प्रारूप में हम ये भी निश्चित कर लेते हैं कि हम अपने आंकड़ों का, जैसे आगे आने वाला देखिए आप क्या है, आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा। आप डाटा का संकलन किस प्रकार से करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, मैंने आपको बताया कि डाटा संकलन के लिए रिसर्च में कुछ टूल्स होते हैं। टूल्स नाम उपकरणानी, हिंदी में उपकरण या सहायक उपकरण जैसे कहते हैं, कि जिनके माध्यम से अनुसंधाता अपनी समस्या के अध्ययन के लिए संबंधित डाटा का या आंकड़ों का संकलन करता है। वो कौन कौन से होते हैं,
जैसे आपका प्रश्नावली हो गई, आप सभी जानते होंगे कि प्रश्नावली के माध्यम से भी हम समस्या से संबंधित बड़े बड़े विद्वान या हमारे जो न्यादर्श है, हम अपने न्यादर्श को प्रश्नावली देते हैं और वो उसको करके हमको वापस देते हैं। तो वहां से हम अपने डाटा कलेक्शन करते हैं। अनुसूची होती है, चेकलिस्ट होती है, उसके माध्यम से भी हम डाटा कलेक्शन करते हैं। कुछ आपका साक्षात्कार होता है। बहुत सी समस्याओं में क्या होता है, अनुसंधाता स्वयं जाकर के समस्या से संबंधित साक्षात्कार कई प्रकार के होते हैं, वहां से वो जाकर के उस आपके डाटा का कलेक्शन करता है। कई जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं, जो कि हम मानकीकृत परीक्षण कहते हैं, उन परीक्षणों का भी हम प्रयोग करते हैं न्यादर्श पर। बहुत से परीक्षण अलग अलग, अब तो प्रायः मानव के प्रत्येक पक्ष को मापने के लिए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा परीक्षण बनाए गए हैं। आप अच्छे से जानते हैं, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, समायोजन परीक्षण, सामाजिक समायोजन परीक्षण, और आपका फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, और पर्सनालिटी टेस्ट, और भी जितने मानव व्यवहार के पक्ष हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षण, एक ही का नहीं, कई लोगों ने अच्छे अच्छे प्रकार से उनका मानकीकृत किया है। ठीक है, तो कुछ मनोवैज्ञानिक जो मानकीकृत हैं, कुछ शिक्षक अपने आप भी प्रश्नावली का निर्माण कराते हैं, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग। तो ये कई प्रकार के उपकरणों का हम शोध में प्रयोग करते हैं कि जिनके माध्यम से हम अपने अनुसंधान के लिए अनुसंधाता डाटा का संकलन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका चतुर्थ पॉइंट है, आंकड़ों का संकलन, अर्थात आपके प्रदत्तों का संकलन करना। प्रदत्त मतलब डाटा ही होता है, उस डाटा को इकट्ठा करना। ठीक है, आगे देखेंगे, जब आपने डाटा इकट्ठा कर लिया, अब डाटा इकट्ठा करने के बाद क्या करेंगे, तरी कहते हैं आंकड़ों का विश्लेषण, डाटा का एनालिसिस ऑफ डाटा या स्टैटिक्स, अर्थात उसमें हम सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग। अब जैसे किसी ने कहा कि मनोज को 100 में से 70 नंबर आए हैं, अब 70 नंबर का क्या तात्पर्य है? 70 नंबर बोलने से या बोलेंगे कि कौशल की 5वीं, अपने क्लास में 5वीं रैंक आई है। अब 5वीं रैंक का अर्थ क्या हुआ? तो अतः हमारे आंकड़ों को, अपने डाटा को हम कुछ अर्थ प्रदान करने के लिए, उनका अर्थापन करने के लिए हम क्या करते हैं, सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो उनके माध्यम से हम उन डाटाओं को व्यवस्थित करते हैं, उनके साथ में हम सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करते हैं। सांख्यिकीय विधियां आपकी जानते ही हैं, मीन, मीडियम, मोड, मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक, और भी आपके प्रामाणिक विचलन, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, सहसंबंध। तो जिस प्रकार से जैसे शोध की प्रकृति होती है, शोध की जो प्रकृति होती है, उसी के आधार पर हम उसमें सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हैं। उसके अगर जैसे यदि आपके शोध की प्रकृति, अगर आप परिकल्पनाओं की जांच करना चाहते हैं, अर्थात परिकल्पनाओं की सार्थकता के अंतर की हम जांच करना चाहते हैं, तो वहां पर 2 लेवल दिए होते हैं, 0.05, 0.01, अर्थात 95 लेवल पे भी आप सार्थकता की जांच करते हैं और 99% पे भी आप सार्थकता की जांच कर सकते हैं। जैसे कि आपका टी परीक्षण है, एफ टेस्ट है। तो ये काफी टेस्ट हैं जो कि 2 समूहों के बीच में, अगर 2 समूहों के बीच में यदि आप उनके अंतर की सार्थकता की जांच करना चाहते हैं, आपने 2 समूहों में तुलना की कि कौन से समूहों की बुद्धि ज्यादा है,
कौन से समूह की बुद्धि कम है। तो जब इस प्रकार से जब हम दो समूहों में यदि हम कुछ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हम वहां पर पहले मीन निकालते हैं दोनों समूहों का, मीन के बाद हम वहां पर उनका एसडी निकालते हैं, प्रामाणिक विचलन निकालते हैं, और फिर उनका हम प्रामाणिक विचलन निकालने के बाद हम उनका टी टेस्ट निकालते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अनुसंधाता के सामने दो से ज्यादा समूह हो जाते हैं या दो से ज्यादा वहां पर चर राशि हो जाती है, तो अर्थात दो से ज्यादा समूह हो जाते हैं, संख्या भी एफ आपके टी टेस्ट की अपेक्षा ज्यादा हो जाती है बालकों की या न्यादर्श की, तो ऐसी परिस्थिति में हम एफ टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आंकड़ों का विश्लेषण इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे आपके निष्कर्ष तथा शोध लेखन। जब आप अपने आंकड़ों का अर्थापन कर देते हैं, आप ये बता देते हैं कि आप यानी कि आंकड़ों के विश्लेषण में ही आपकी जो हाइपोथेसिस थी, सेकंड नंबर पर देखिए आप क्रिएशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण। आपके शोध में परिकल्पना ही मुख्य है, आपको उन परिकल्पनाओं की जांच करनी होती है, टेस्टिंग करनी होती है। तो वो टेस्टिंग के लिए आप अपने इस सोपान में आंकड़ों का विश्लेषण, इस सोपान में आपने क्या किया, अपनी परिकल्पनाओं की टेस्टिंग की, जो अगर स्वीकार करने योग्य परिकल्पना है आपने उसको स्वीकार किया, अगर कोई परिकल्पना यदि छोड़ने योग्य है आपने उसको छोड़ दिया। इस प्रकार से आप उसके विषय में अपना एक अर्थापन तैयार करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे निष्कर्ष तथा शोध लेखन। निष्कर्ष तथा शोध लेखन, अब आपने जो आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण किया, जो आपने अपनी परिकल्पनाओं की पुष्टि की, उनके आधार पर आप अंतिम अध्याय में, अंतिम सोपान में आप अपने शोध का निष्कर्ष लिखते हैं। आखिर में आपकी समस्या से संबंधित आपकी क्या समस्या रही और उस समस्या में आपने इस प्रकार से अध्ययन किया, और ऐसे ऐसे एक एक परीक्षा पर एक एक परिकल्पना का आप क्या करते हैं, निष्कर्ष बताते हैं। तो इस प्रकार से अंतिम सोपान में हम निष्कर्ष करते हैं। आगे बोलते हैं तथा शोध लेखन। शोध, आप कैसे शोध को लिखते हैं। अंतिम अध्याय में आप अपने शोध की समस्त भूमिका को बताएंगे कि मैंने यह समस्त कार्य किस प्रकार से संपादित किया, अत्यंत लघु रूप में आप बताते हैं। दूसरा बात यह भी होता है कि शोध प्रपत्र लिखने के लिए शोध का लेखन किस प्रकार किया जाता है। सामान्यतः देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा, सबसे पहले उसका एक मुख पृष्ठ होता है जो कि मेन पृष्ठ होता है, उसके बाद पुनः आपका एक प्रमाण पत्र होता है जो आपके गाइड और आपके प्रिंसिपल प्राचार्य या जो संस्था के प्रधान उनके द्वारा प्रदत्त होता है। दूसरा आपका प्रतिज्ञा पत्र होता है कि आप ये बताते हैं कि मेरे द्वारा ये कार्य किया गया है, मैंने इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी छद्म सामग्री का उपयोग नहीं किया, ये प्रतिज्ञा होती है, मेरे द्वारा बिल्कुल सही कार्य है। इस प्रतिज्ञा के बाद आप जिन जिन लोगों के प्रति, जिन जिन लोगों ने आपको कार्य में सहयोग किया, हम उनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हैं, कार्तज्ञ निवेदन करते हैं। उसके बाद में आपका शोध का प्रथम अध्याय से पहले आप क्या करते हैं, प्रस्तावना करते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं, ये कैसे कैसे मेरे अंदर समस्या आई, आदि आदि बात है। फिर उसके बाद आप प्रस्तावना के बाद आपका प्रथम अध्याय शुरू हो जाता है। देखिए, प्रथम अध्याय में आप समस्या कथन करते हैं, समस्या कैसे आपकी आई, आपके समस्या के बाद में आप अपने शोध अध्ययन की आवश्यकता को बताते हैं कि मुझे इस समस्या के अध्ययन को अभी वर्तमान में क्यों आवश्यक है, इसकी प्रासंगिकता क्या है। वस्तुतः शोध की प्रासंगिकता होनी चाहिए, अगर शोध की प्रासंगिकता नहीं है, अनुसंधान का कोई उपयोग ही नहीं है,
तो वैसा अनुसंधान करने का कोई भी औचित्य नहीं होता। इसलिए अनुसंधान हमेशा औचित्यपूर्ण होना चाहिए, समस्या अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि समाज का, व्यक्ति का, सभी का कल्याण हो सके, उससे संबंधित लोगों का कल्याण हो सके। ठीक, तो इसी प्रकार से आप अपने प्रथम अध्याय में शोध के उद्देश्य, शोध अध्ययन की आवश्यकता आदि आदि बातों को संबंधित आप समस्या से संबंध, समस्या में जितने भी वहां पर शब्द आए हैं सभी का आप पारिभाषिकरण इत्यादि करते हैं, प्रथम अध्याय। दूसरे अध्याय में आप क्या करते हैं, संबंध साहित्य का अध्ययन किया जाता है। आपकी समस्या से संबंधित जो भी रिलेटेड लोगों ने कार्य किया है आज तक, आप ये देखेंगे कि मेरी ये जो समस्या है, इस समस्या पे आज तक कितने लोगों ने काम किया और कहां कहां काम किया, उससे संबंधित आप अनेकों विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरियों में जाते हैं, लोगों के शोध ग्रंथों को पढ़ते हैं, इन्होंने कार्य किया, इनका क्या रिजल्ट निकला, इन्होंने कार्य कैसा किया, कौन सी विधि अपनाई, कौन सा उपकरण अपनाया, कौन सी सांख्यिकी विधि इत्यादि प्रकार से आप वहां पर जाकर के काफी एक विस्तृत, जितना ज्यादा आप संबद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे उतना ही ज्यादा आपके शोध में गुणात्मक बढ़ेगी। ठीक, इसके बाद में आप पत्र पत्रिकाओं आदि का भी उल्लेख करते हैं। तृतीय अध्याय में आप शोध की समस्त प्रक्रिया को वहां पर बताते हैं, अनुसंधान क्या है, अनुसंधान का महत्व, इसकी आवश्यकता और आपके शोध के उद्देश्य क्या है, आप क्यों करना चाहते हैं, शोध के उद्देश्य। फिर वहीं पे आप बताएंगे कि ये परिकल्पना क्या आपने कौन कौन सी परिकल्पना बताई है, आप उनके बारे में भी बताएंगे। न्यायादर्श क्या होता है, आप फिर अपने न्यायादर्श के बारे में भी बताते हैं कि मैंने इस न्यायादर्श का इस विधि से इतने लोगों पे चयन किया है। आप अपने आपने अनुसंधान की विधि का भी बताएंगे, इस विधि का अध्ययन कर रहा हूं। आप अपने उपकरण के बारे में, विधियों का, डाटा का विश्लेषण करते हैं। पंचम में आप अपने शोध का निष्कर्ष इत्यादि लिखते हैं। सबसे अंतिम में पंचम अध्याय को लिखने के बाद में, या आप अध्याय का विभाजन अपनी सुविधा के आधार पर भी कर सकते हैं, अध्याय आगे पीछे भी हो सकते हैं, इसमें कोई एक निश्चित नियम नहीं पाया जाता। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि 5 ही अध्याय होंगे, कभी कभी विषय वस्तु ज्यादा बड़ी होती है और अलग अलग विषय वस्तु होती है शोध की, तो हम उसे एक अलग अध्याय बना करके उसमें रखते हैं, तो ज्यादा भी अध्याय हो जाता है, 6-7 अध्याय तक भी हो जाता है। अंतिम में आपके अध्याय समाप्त होने के बाद में आप वहां पे क्या करते हैं, एक परिशिष्ट भाग को जोड़ते हैं। उस परिशिष्ट भाग में आपने जहां जहां जाकर के जो जो कार्य किया वहां का आप अपना प्रमाण पत्र इत्यादि योजित करते हैं। आपने किस किस उपकरण का प्रयोग किया, उस उपकरण की कॉपी भी आप अपने शोध में लगाएंगे। और अंतिम में आप क्या करेंगे, संदर्भ ग्रंथ सूची, कि आपने किन किन ग्रंथों का अध्ययन किया इस शोध प्रबंध को पूरा करने के लिए, कौन से शोध प्रबंध इत्यादि सब के बारे में आप सूचना देते हैं। तो इस प्रकार से आपके शोध का यह लेखन होता है। समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों की। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखेंगे अनुसंधान की विधियां। विश्वनाथ जी कृपया अनुसंधान की विधियां वाले चैप्टर को सामने लाएंगे। अनुसंधान की विधियां, जी जी, आपकी आवाज में समझ रहा हूं। गौरांग कन्हार अस्माकं बीएड इति कक्षाया छात्रः, जानामि, बहुत दिनों बाद आप सभी के साथ में जुड़ने का अवसर प्राप्त है। अनुसंधान की विधियां, जी विश्वनाथ जी, जी जी जी, ये देखेंगे आप लोग, आपके सामने है अनुसंधान की विधियां, अर्थात रिसर्च मेथड, जो मैं अभी आपको बता चुका हूं। इन्हीं पे हम एक बार सामान्यतः चर्चा कर लेते हैं।
देखें, सबसे पहले विधि आपकी ऐतिहासिक अनुसंधान, दूसरी विधि आपकी वर्णनात्मक अनुसंधान, तीसरी विधि आपकी प्रयोगात्मक अनुसंधान, चतुर्थ विधि आपकी क्रियात्मक अनुसंधान, पांचवी विधि आपकी मात्रात्मक शोध और छठवीं विधि आपकी गुणात्मक शोध। ठीक है, इसमें नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे विश्वनाथ जी, ऐतिहासिक अनुसंधान की आगे वाली स्लाइड दिखाएंगे। ऐतिहासिक अनुसंधान की आगे वाली स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे। आप देखेंगे कि ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से होता है। ऐतिहासिक अनुसंधान जो विधि है, इसमें जो इसका जो संबंध होता है वो ऐतिहासिक समस्याएं हैं, जो अर्थात जो पहले घटी जा चुकी हैं उन समस्याओं का यहाँ पर वैज्ञानिक प्रकार से विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, इसमें कई प्रकार की बातें आती हैं कि आपके पुरातत्व विभाग की बातें आ जाती हैं, स्मारक आदियों की बातें आती हैं, पुराने समाज में शासन प्रणाली की बात आती है, पुराने समय में शैक्षिक विचारधारा की बात आती है, पुराने समय में हमारी परंपराओं की बात, अर्थात जो कि इतिहास से संबद्ध विषय वस्तु है उसको यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। ये ऐतिहासिक अनुसंधान विधि। इसमें क्या होता है, अब आप ये देखिए, ऐतिहासिक अनुसंधान का फायदा क्या होता है, क्योंकि हम अपने भूतकाल को जान करके अपने वर्तमान को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान से क्या होता है कि इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करके हम अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को और अपने वर्तमान को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इतिहास में क्या क्या बातें थी, क्या क्या विचार थे, उन गलतियों से हम सीख करके आगे कुछ और उससे ज्यादा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसका सामाजिक समस्याओं के समाधान में और शैक्षिक समस्याओं के समाधान में ऐतिहासिक अनुसंधान का विशेष महत्व होता है। क्योंकि पहले के लोगों ने जो शिक्षा में नई बातें बताई, उन सभी बातों को हम यहाँ पर देखते हैं और उन्हीं बातों को साथ लेकर के हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो शैक्षिक समस्याओं के बारे में भी हम ऐतिहासिक अनुसंधान की तरफ देखते हैं। बहुत सी सामाजिक समस्याएं हैं, तो इस प्रकार से अपने इतिहास के बारे में जानकारी संबंध रखने वाला जो अनुसंधान समस्या की प्रकृति होती है, उसमें हम ऐतिहासिक अनुसंधान का प्रयोग। ठीक है, आगे देखेंगे आप, दूसरा है आपका वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। वर्णनात्मक अनुसंधान, देखिए इसके नाम से अपने आप ही पता लग जाता है कि यह अनुसंधान क्या करता है, वर्णन करता है। यह अनुसंधान क्या करता है, वर्णन करता है। केवल जो आपके सामने उपलब्ध है, जो आपके सामने उपलब्ध होता है उसका वर्णन करता है, जैसा है वैसा बताता है। इस अनुसंधान को कहते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान। यह अनुसंधान क्या करता है कि ये दोनों प्रकार का होता है, ये कठिन भी हो सकता है और ये सरल भी हो सकता है। ये देखिए आपके सामने विश्वनाथ जी स्क्रीन शेयर करेंगे वर्णनात्मक अनुसंधान की। इस अनुसंधान का विषय वर्तमान से संबंधित होता है, मतलब समस्या है, जो समस्या की प्रकृति है, जहां समस्या है वो आपके वर्तमान से संबंधित होगी। यहाँ पर ऐतिहासिक समस्या नहीं होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, यह वर्तमान स्थिति का स्पष्टीकरण, भविष्य के नियोजन तथा परिवर्तन में सहायता करता है। इससे
हम वर्तमान जो सिचुएशन होती है, परिस्थिति होती है, हम उसका स्पष्टीकरण करते हैं। जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान, जैसे आप कोरोना की संख्या का डेली आप अपडेट देखते होंगे। आजकल वही एक महामारी समाज में सभी लोगों के लिए अत्यंत दुख का कारण है। तो आप देखते हैं, आप सभी उसको डेली अपडेट करते हैं, आप सभी उसको देखते होंगे कि आज कितने मरीज कहां पर आए, किस राज्य में कितने। तो इस प्रकार से जो आंकड़ों का अध्ययन है, वहां पर क्या हो रहा है कि केवल वर्णन ही तो हो रहा है, केवल यहाँ पर आंकड़ों का, तथ्यों का वर्णन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? वर्णनात्मक अनुसंधान। आगे लिखते हैं, यह क्या है, व्हाट इज दिस, यह क्या है, केवल इसी का विश्लेषण करता है। ठीक है, यह क्या है इसका विश्लेषण करता है, इसके विषय में बताता है। ठीक है, आगे देखेंगे आप कि वर्णनात्मक अनुसंधान भी आपका 3 प्रकार का होता है। वर्णनात्मक अनुसंधान की जो विधि होती है वो आपका अनुसंधान 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है आपका सर्वे अध्ययन, सर्वेक्षण अध्ययन, अर्थात सर्वे स्टडी। दूसरा होता है आपका प्रश्नावली और अनुसूची, और तीसरा आपका होता है विकासात्मक अध्ययन, अनुदैर्घ्य और प्रतिनिध्यात्मक। ठीक है, सबसे पहले आपने कहा कि सर्वेक्षणात्मक, मैंने आपको यही बताया कि जो वर्णनात्मक अनुसंधान में 3 प्रकार हैं। एक सर्वेक्षण अध्ययन, अर्थात सर्वे करना, किसी भी विषय को जानना, यह क्या है इसके बारे में बताना ही आता है, ये क्या होता है? सर्वेक्षण ही कहलाता है। दूसरा प्रश्नावली और अनुसूची, हम प्रश्नावली आदि के माध्यम से भी लोगों से मत, जानकारियां, सूचनाएं एकत्रित करते हैं और उनके आधार पर हम अपना विश्लेषण करते हैं। ये भी उसी का एक प्रकार है वर्णनात्मक अनुसंधान का। तीसरा है यहाँ पर विकासात्मक अध्ययन, अर्थात विकासात्मक मतलब कुछ जानकारी लेने के लिए और कुछ ज्यादा समय तक किया जाने वाला अध्ययन, यहाँ पर विकासात्मक। जैसे हम ये जाने कि शैशवावस्था में कोई बालक पैदा हुआ, हमने कहा शैशवावस्था में इस बालक की विशेषताएं क्या होंगी, तो इसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, बालक शैशवावस्था तक चले धीरे धीरे। फिर हम ये कहते हैं कि इस बालक की बाल्यावस्था में क्या विशेषता रहेंगी, क्या गुण रहेंगे, कौन सी कमियां होंगी, क्या क्या करेगा। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये जो शोध आपके 2 प्रकार का होता है, अनुदैर्घ्य और आपका प्रतिनिध्यात्मक, क्रॉस सेक्शनल। तो आपका ये जो अनुदैर्घ्य है, इसकी इंग्लिश होती है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, अर्थात अनुदैर्घ्य। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक लंबी प्रोसेस से ये अनुसंधान या रिसर्च किया जाता है। आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? हाँ विश्वनाथ जी, ठीक ठीक, बहुत अच्छे। जी जी जी, आगे देखें, आपके सामने आ रहा है ये अनुदैर्घ्य और आपके प्रतिनिध्यात्मक। इंग्लिश देखिएगा, कभी कभी हिंदी शब्द में हम थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं। तो अनुदैर्घ्य की आपके लॉन्गिट्यूडिनल और प्रतिनिध्यात्मक की आपकी क्रॉस सेक्शनल, ये 2 आपके विकासात्मक अध्ययन आपके वर्णनात्मक के प्रकार होते हैं। ठीक है विश्वनाथ जी, नेक्स्ट वाली बताएंगे अनुदैर्घ्य और प्रतिनिध्यात्मक का फोटो वाली जो स्लाइड है उसको प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए आप, इसमें सामान्यतः विद्यार्थी यही धोखा खा जाते हैं बहुत से, प्रायः उनको ये समझ में नहीं आता कि अनुदैर्घ्य शोध कहां पर और कैसे चल रहा है, और प्रतिनिध्यात्मक शोध जो है आपका क्रॉस सेक्शनल, ये कहां पर चल रहा है।
ये कैसे होता है? अक्सर क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाते हैं और बच्चे इन्हीं क्वेश्चंस को वो नहीं समझ पाते हैं। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि अनुदैर्घ्य के सामने आपने देखा होगा कि ये मैंने आपको बताया कि ये लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस वाली रिसर्च होती है, अर्थात यहाँ पर हमें काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है और कभी कभी अनुसंधाता के बाद अनुसंधाता भी बदल जाते हैं, लेकिन हमें उस पर, जैसे एक बालक आपने देखा होगा, बालक बड़ा हो रहा है, फिर उससे बड़ा हो रहा है, फिर उससे, अर्थात ये बालक के 3-3 5-5 साल के अंतराल की अवस्थाएं हैं। अंतिम में बालक व्हील चेयर पर बैठा हुआ दिख रहा है, वृद्ध हो जाता है। अर्थात जहां पर हम एक ही व्यक्ति के समस्त प्रकार की भिन्न भिन्न समय पर की वाली विशेषताओं या अध्ययन के बारे में हम पता लगाते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य यहां पर अनुसंधान या विधि या उपागम कहते हैं, ठीक है, अनुदैर्घ्य उपागम। दूसरा होता है आपका अनुप्रस्थ नाम होता है, दूसरे का नाम क्या होता है? अनुप्रस्थ। उसी का यहां पर दूसरा नाम लिखा है प्रतिनिध्यात्मक। देखिए कभी कभी हिंदी में नाम हमको क्या कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं। तो दूसरा है यहां पर आपका अनुप्रस्थ का नाम क्या है? प्रतिनिध्यात्मक। इंग्लिश में इसी का नाम क्रॉस सेक्शनल है। इसका मतलब आपने ये देखा होगा कि यहां पर देखिए भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चे हैं, कोई 2 साल। अब जैसे हम मनुष्यों की विशेषताओं की अध्ययन करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हमने जो पहले वाले में हमने बहुत समय तक वेट किया, काफी समय तक वेट करने के बाद हम उसकी विशेषताएं आदि के बारे में बता पाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं हम कि भिन्न भिन्न आयु वर्ग के, हमने 5 साल के बच्चे ले लिए, हमने 8 साल का ले लिया, हमने 11 साल का ले लिया, हम अर्थात कई कई श्रेणी बना करके हमने कुछ बच्चों को इकट्ठा कर लिया और एक साथ ही हमने उन सभी की विशेषताओं का अध्ययन कर लिया। तो अर्थात क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में ज्यादा समय नहीं लगता है, हम कम समय में ज्यादा लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। किंतु अनुदैर्घ्य में क्या होता है कि एक ही प्रयोज्य पर लंबे समय तक अध्ययन चलता है, कोई भी विषय हो तो वहां पर ये 2 प्रकार आपके सामने आए, ठीक है। आगे आपकी विधि आती है आपकी प्रयोगात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, विश्वनाथ जी स्क्रीन शेयर करेंगे। प्रयोगात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखिए अनुसंधान की सर्वोत्तम विधि, रिसर्च की सर्वोत्तम विधि यदि कोई है तो वो यही है, प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंट। देखिए क्योंकि इसमें यह विधि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विधि होती है। इसमें आप देखेंगे इसी को, आप इसमें कुछ लिखा है, नियंत्रित दशाओं में किए गए निरीक्षण ही प्रयोग कह लेते हैं। देखिए सबसे सिंपल सी बात कहा गया कि नियंत्रित दशाओं में किए गए निरीक्षण ही प्रयोग कहते हैं। सबसे पहली बात कि हम निरीक्षण को प्रयोग कहते हैं, अर्थात देखने को किसी को, लेकिन वो देखना कैसा हो, सामान्य देखना नहीं है, अपितु नियंत्रित दिशाओं में, अर्थात आपके द्वारा वहां पर अन्य प्रकार के चरों का नियंत्रण कर दिया गया हो, केवल एक का ही दूसरे पर क्या पड़ रहा हो, प्रभाव पड़ रहा हो। इस प्रकार से अनुसंधाता के द्वारा परिस्थितियों को नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद में जिसका अध्ययन करना चाहता है, जिसके ऊपर, देखिए 2 चर मुख्य होते हैं इस विधि में, 2 चर का प्रयोग होता है, एक स्वतंत्र चर होता है, एक परतंत्र चर होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर।
स्वतंत्र चर वो होता है जिसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। परतंत्र चर वो होता है कि जिसके ऊपर स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ रहा होता है। ठीक है, इस विधि को हम कारण प्रभाव अध्ययन विधि भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कारण का और प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अगर ये कारण होता है तो ये इसका प्रभाव पड़ता है। अगर बालक को पुनर्बलन दिया जाता है तो बालक के अधिगम में वृद्धि होती है। अगर बालक को दंड दिया जाता, ये कारण हुआ, अगर बालक को दंड दिया जाता है तो उसका प्रभाव उसके अधिगम में वृद्धि नहीं होती है, अधिगम में न्यूनता होती है। तो इस प्रकार से इस प्रयोगात्मक अनुसंधान में नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया निरीक्षण ही प्रयोग कहलाता है। ठीक है, मेरी बात समझ के आगे देखेंगे। यह एक उन्नत विधि है जिसके अंतर्गत हम किसी सूक्ष्म समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं जब चर पर इसमें क्या होता है, पहले कारण होता है, उसके बाद हम उसके प्रभाव का अध्ययन कर रहे होते हैं। ठीक है, कारणों को जान करके प्रभाव, अर्थात स्वतंत्र चर का परतंत्र चर पर प्रभाव होता है, उसी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे है आपका ये आगे बताता है जब चर प्रयोग अनुसंधान के विपरीत कार्य करते हैं तब पश्चोन्मुखी अनुसंधान होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसका दूसरा नाम क्या है, पश्चोन्मुखी। एक और नाम है इसका घटनोत्तर अनुसंधान, एक और नाम है इसका कार्योत्तर अनुसंधान। ये काफी प्रसिद्ध है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में इस अनुसंधान का महान उपयोग है। पहले जो किया गया प्रयोग है उसका विज्ञान के क्षेत्र में नए नए खोज करना, अन्वेषण करना उसका उसमें है, किंतु शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादातर समस्याओं को समाधान करना, नई खोज करना या नई नई बातों को निकालना, सामाजिक समस्याओं के बारे में अध्ययन करना, उसमें आपके एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। क्योंकि इसका नाम क्या है, घटनोत्तर अनुसंधान, कार्योत्तर अनुसंधान, अर्थात घटना के घटित होने के बाद में हम उसके प्रभाव के माध्यम से कारण को जानने का प्रयास करते हैं। घटना तो घटित हो गई, उस घटना में कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता, किंतु जो घटना के जो प्रभाव हुआ, हम उस प्रभाव के माध्यम से उस घटना के कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहा जाता है। ठीक है, कार्योत्तर अनुसंधान, कार्य हो गया उसके अब जैसे मूसलाधार वर्षा से होने वाले नुकसान का अध्ययन। मूसलाधार बारिश से अर्थात बहुत तेज वृष्टि से, ज्यादा वृष्टि से होने वाले नुकसान का अध्ययन या होने वाली समस्या आदि का अध्ययन। तो आप देखेंगे कि यहाँ कोई अनुसंधाता यदि अध्ययन करने जाएगा तो वहां पे क्या होगा, मूसलाधार वर्षा हो चुकी है, मूसलाधार वर्षा समाप्त हो गई, अब नहीं है, अपितु उसके बाद जो उसका प्रभाव हुआ, क्या अध्ययन होगा कि जगह जगह पानी भर जाता है, जलाशय में पानी भर जाता है और कीड़े मकोड़े निकल के आ जाते हैं, मार्ग चलने लायक नहीं रहता, कई लोगों के घर फूट जाते हैं, इत्यादि प्रकार से ज्यादा जल प्लावन हो जाता है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है। आप यहाँ पर पहले आप प्रभावों को जानेंगे, प्रभावों से हम पीछे कारण की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होता है। ठीक है, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। एक है आपकी, एक विधि है आपकी
क्रियात्मक अनुसंधान, नेक्स्ट अनुसंधान की विधियों में मैंने आपको कल बताया ही था कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा की प्रक्रिया में या शैक्षिक समस्याओं, वास्तविक रूप से शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रयुक्त होने वाला अनुसंधान विधि क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च, जो कि शिक्षक के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर क्षेत्र अनुसंधान का बड़ा नहीं होता, अनुसंधान की विधियां नहीं होती हैं, अपितु केवल विद्यालय के भीतर शिक्षा अपने शिक्षणगत समस्याएं, विद्यालयगत समस्याएं, बालकों की गत समस्याओं के समाधान के लिए इस अनुसंधान का प्रयोग करता है। यस्य नाम अस्ति क्रियात्मकम अनुसंधानम, क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है। दूसरे दो प्रकार के शोध आप समझ गए होंगे, मैंने आपको कल भी बताया था, क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च, मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध। मैंने आपको कल भी बताया था कि मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च मतलब जहां पर क्वांटिटी के आधार पर ही हम अपने शोध के निष्कर्ष का विश्लेषण करते हैं, प्रतिपादन करते हैं, वहां पर आपके मात्रात्मक शोध होता है। ठीक है। किंतु जहां पर हम अपने विद्यार्थियों के गुणों के आधार पर, अपने प्रयोज्यों के न्यादर्श के गुणों की कैटेगरी के आधार पर यदि हम वहां पर उनका विश्लेषण करते हैं तो वो हमारा गुणात्मक शोध हो जाता है। ठीक है। अस्तु, इस प्रकार से मैंने आप सबके सामने ये सब बातें रखी, और आपको यदि कुछ मुझसे कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर सर नमस्कार। कौन है? सर शाश्वती। शाश्वती ब्रह्मा जी सर। जी हाँ, पूछिए। सर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर एक बार फिर से समझा दीजिए। जी जी जी, देखिए स्वतंत्र चर उसके नाम से स्वतः ही स्पष्ट है कि यह क्रिया करने में स्वतंत्र है, अर्थात उसकी क्रिया करने में स्वतंत्रता है। ठीक है। दूसरा चर होता है आपका परतंत्र चर, नाम से अपने आप है, डिपेंडेंट और आपका इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट, वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। और हम क्या करते हैं कि स्वतंत्र चर का परतंत्र चर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन इस प्रयोगात्मक अनुसंधान में किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बुद्धि का प्रभाव अधिगम के ऊपर पड़ता है या नहीं पड़ता है, बुद्धि का प्रभाव अधिगम के ऊपर पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो अब आप क्या करेंगे, आप समूह बनाएंगे, एक अपना नियंत्रित समूह बनाएंगे, एक अनियंत्रित समूह। आप ये कहेंगे कि कि ये जो समूह है इसमें मैं इस बात को बोलता हूं कि बुद्धि का अधिगम के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये आपकी परिकल्पना होगी। परिकल्पना के आगे क्या बुद्धि का अधिगम के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसकी टेस्टिंग के लिए आपने दो समूह बनाए। एक समूह आपका सामान्य बुद्धि वाला है, दूसरा समूह आपका उनमें से जो तेज बच्चे, ज्यादा बुद्धि वाले बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बुद्धि वाले बच्चे हैं, उनका समूह बनाएंगे। वो समूह आपका क्या हो जाएगा, नियंत्रित समूह हो जाएगा। ठीक है। उसमें आप अध्ययन करेंगे कि हरिओम महोदय जी, ध्वनि ध्वनि नहीं आ रही है आपकी।
हरिओम। और कोई सुन पा रहा है हमारी आवाज?